ओके, चलिए। तो 1581 में क्या हुआ, सेना का संचालन और न्याय की जो राजगद्दी थी वो क्या करा, अकबर ने जहांगीर को दे दी। जब जहांगीर को दे दी तो जहांगीर न्याय भी करता था और सेना का संचालन भी करता था। बेटा अगर मैं स्पीड से नहीं लूंगा ना तो तुम्हारा कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, और स्पीड से तुम्हें मजा भी आएगा थोड़ा सा, क्योंकि स्लो स्लो लूंगा तो बस मैं एक दो ही खुर्रम खुर्रम का विद्रोह करा सकूं ठीक है, इसलिए जो है थोड़ा सा आप तेज से चलिएगा थोड़ा। तो होता क्या है कि जब ये गद्दी पर बैठ जाता है, सैन्य संचालन करता है, तो होता यह है कि 1605 को जो है अकबर की क्या है, आपको बता दें, ये 1605 में अकबर की क्या होती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जिस समय अकबर की मृत्यु हो जाती है उस समय बादशाह जहांगीर की महज उम्र 12 साल थी। कितने साल थी, महज उम्र जो थी उस समय 12 साल थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 12 साल उम्र थी। तो 1605 में क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब ये 12 साल था, अब सुनो, इतिहास के अंदर यह तथ्यात्मक रूप से आता है मेरे बच्चों, समझ लेना कि 1585 में, क्योंकि हम इसके वैवाहिक संबंधों को पढ़ेंगे, 1585 में बादशाह जहांगीर का पहला विवाह हुआ था। किससे हुआ था ये आप जानेंगे, कितने में, 1585 में बादशाह जहांगीर ने अपना पहला विवाह किया। कब किया, ठीक है, अब देखेंगे इसका सबसे पहले प्रथम विवाह, बादशाह जहांगीर का पहला विवाह देखिएगा, ठीक है, कि कब हुआ था और कैसे हुआ था, यहां पर आप ध्यान देंगे, ठीक। यहां पर आया प्रथम विवाह, कितने में हुआ था, 1585 में। 1585 में पहला विवाह बादशाह जहांगीर का हुआ था मानबाई से। किससे हुआ था, मानबाई। याद रखना ये मानबाई कौन थी, इसके बारे में भी आपको अभी हम बताएंगे डिटेल से, समझ लेना कि ये मानबाई थी कौन। आपको बता दें, मानबाई जो थी वो भगवान दास की पुत्री थी। किसकी, आपको बताएं, भगवान दास की क्या थी बेटा, आपको बता दें, ये भगवान दास की, ये राजा था एक, मतलब एक सैनिक के तौर पे से राजा बन गया था ये, जैसे एक सूबा राजपूत राजा था। तो भगवान दास की पुत्री थी। और राजा जो मानसिंह था, आपने सुना होगा राजा मानसिंह, उसकी बहन के बारे में आता है कि उसकी बहन भी लगती थी राजा मानसिंह की, ठीक है। तो जो सबसे पहले मानबाई से जब इसका विवाह हुआ, तो मानबाई से पहली बार में एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था, मानबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम आपने सुना होगा खुसरो। सुना है आपने कभी खुसरो, अभी सुनेंगे आप, इसके विद्रोह में बहुत बड़ा खुसरो। खुसरो का जो जन्म हुआ था बेटा, याद रख लेना, वो मानबाई से हुआ था। किससे हुआ था वो, समझ में आ रहा, आगे खुसरो आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये विद्रोह करेगा अपने पिता जहांगीर के खिलाफ, तो खुसरो की डिटेल आप पढ़ेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी कि मानबाई का जो नेचर था वो बड़ा साधारण था, वो बड़े अच्छे नेचर की और बड़ी सुसज्जित और सज्जन महिला थी। इससे विवाह तो कर लिया इसने 1585 में, लेकिन क्या था कि ये बहुत अच्छी महिला थी। उस समय बादशाह जहांगीर के अंदर कुछ लतें थी, गंदी आदतें थी, वो बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। क्या था, बादशाह जहांगीर बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। शाम को वो जब भी घर में आता था, ठीक है, या युद्ध लड़के आया या आपका दरबार लगा के आया, तो उस समय वो नशे में जो है फुल तरीके से धुत होता था। उसकी बुरी आदतों से इतना परेशान हो गई थी, और इसने बादशाह जहांगीर को इस तरीके से समझाया, क्योंकि एक वाइफ होती है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाती है, ठीक है। अब तो लठिया डंडों से समझा लेती है, ठीक है, चिमटा फुकनी चूल्हा उठाए गए, तेरी ले दे, तेरी सिर में मार दिया, हर तरीके से समझा लेती है ना। अब वैसे भी डरते हैं, सरकार ने बड़े खतरनाक कानून बना दिए, तो वैसे भी डर लगता ही है। तो सभी ध्यान देंगे मेरी बात पे। ना बच्चों आप मत घबराइए, आपके साथ ऐसा वाला नहीं होगा, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखो पढ़ी लिखी जो है अगर तांडव मचा देंगी, अगर पढ़ी लिखी महिला तांडव मचाएगी तो फिर बेहतर तौर तरीके से मचाएगी, अन्यथा वो बहुत बेहतर तरीके से ही जीवन जीती है। वो जब पढ़ी लिखी जो महिला होगी, वो जब सर से पानी उतर जाएगा जब जाके करेगी। तो इसलिए जो है लड़के भी इस चीज का ख्याल रखें कि पार्टनर का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, अन्यथा तांडव होने में देर। ये देखिए लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, कह रही है नहीं लगेगी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब चलते हैं, हुआ क्या बेटा, मानबाई ने बादशाह जहांगीर को बहुत समझाया, लेकिन जहांगीर इस शराब की आदत को नहीं छोड़ पाया।
जब जहांगीर इस शराब की आदत को नहीं छोड़ पाया और मानबाई हो गई बहुत परेशान, उसने निश्चय कर लिया कि वो अब इसके साथ जीवन नहीं जी सकती, और उसने क्या काम किया, अंततः अफीम खा करके, अफीम तो जानते हैं आप, नशा होता है अफीम का, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान, हेलमंद, ये इधर की जो घाटी, कंधार, काबुल वाले जो इलाके थे, यहां पे अफीम होती थी। अभी भी अफीम होती है अफगानिस्तान में, अब तो प्रतिबंध लगा दिया अफगानिस्तान में तालिबान वालों ने, जो तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पे। तो अफीम खाकर के इसने क्या काम किया, अपनी आत्महत्या कर ली। मतलब ज्यादा अफीम खा ली होगी, नशा जिला नहीं होगा या जो भी है, और वो मर गई क्योंकि उसको आत्महत्या करनी थी। मरने के बाद इलाहाबाद में एक जगह स्थान है खुलदाबाद, इलाहाबाद के करीब में ही एक जगह है, क्या है, खुलदाबाद। खुलदाबाद में इसको क्या कर दिया गया, दफन कर दिया गया, और इसकी यहां पर जीवन लीला जो है वो समाप्त हो गई। अब होता क्या है कि 1586 में, ठीक है, यहां पर होता क्या है, इसने क्या काम किया, बादशाह जहांगीर ने दूसरा विवाह कर लिया, कितने में, 1586 में। और यह विवाह किया, मैं आपको बताऊं, जगत गोसाई, नाम सुना होगा आपने जरूर, इतिहास पढ़े हैं। तो बादशाह जहांगीर का दूसरा विवाह 1586 में जगत गोसाई से हुआ। किससे हुआ बेटा, अरे बोलोगे तो तभी तो याद रहेगा, किससे हुआ, जगत। अब सुनिएगा, जगत गोसाई कौन थी, जगत गोसाई जो थी, ये आमेर के राजा, सुना है आपने, आमेर के राजा उदय सिंह, उनकी पुत्री थी ये, आमेर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, याद रखना। तो और ये राजपूत राजा थे। इसने, जगत गोसाई ने क्या काम किया, जगत गोसाई ने नहीं किया, जहांगीर ने भी किया, दोनों ने आपस में क्या कर लिया, विवाह कर लिया, कितने में, 1586 में। जब दोनों का आपस में ब्याह हो गया, तो उसके बाद में जब महल में लेकर के आया, इसको अपने महल के अंदर जब लेकर आया, तो इसी का नाम रखा था, जगत गोसाई का नाम जोधा बाई, सुना होगा आपने इसका नाम, जोधाबाई। जगत गोसाई का नाम ही जोधाबाई रखा अपने महल में, इसकी माता सिरा का जो नाम था, ठीक है। क्या कंफ्यूज है, सही है। तो जगत गोसाई का नाम इन्हें क्या रख दिया, जोधाबाई रख दिया। और जोधाबाई रखने के बाद होता यह है, इतिहास के अंदर यह लिखा जाता है कि बादशाह जहांगीर अपनी सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम जो करता था, वो जगत गोसाई से करता था। किससे करता था, वो जगत गोसाई से करता था। इससे इतना प्रेम करता था कि सुबह को देख ले तो शाम निकाल दे, और शाम को देख ले तो पूरी रात में दिन निकाल दे, ठीक है। इस तरीके से इससे ज्यादा प्रेम करता था। कहा जाता है, इतिहासकार लिखता है कि ये इतनी सुंदर भी नहीं थी, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि दिल आया चुड़ैल पे तो परी का क्या काम, है ना, अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो हो गई मोहब्बत इससे, ठीक है। अब उससे बहुत ज्यादा जगत गोसाई से प्रेम करता था। अब याद रखना कि प्रेम के निशान, अब एक बात बताइएगा, प्रेम से तो प्रेम ही होगा ना। अब जो चीज प्रेम की मूर्त हो, ठीक है, आपने सुना होगा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही आरती हो, तुम पे लट फेरूंगी, तुम पे डंडा मारूंगी, ऐसे गाने बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अब जगत गोसाई जो कि जोधाबाई के रूप में इसको महल के अंदर रखा था, इसी से पैदा हुआ था बादशाह शाहजहां। कौन पैदा हुआ था, क्यों, मोहब्बत की निशानी नहीं है। बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये मोहब्बत, मोहब्बत। अब कल तक जो है, कल शाम तक मोहब्बत चलेगी, ठीक है। परसों शाम देखेंगे कहीं बादशाह औरंगजेब को हम लास्ट में, लेकिन कल शाम तक तो ये टॉपिक मोहब्बत का ही चलना है भाई, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा जरा कि अब जोधाबाई से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, और इस बेचारे का नाम था या तो खुसरो सा था, और यहां पैदा हुआ खुर्रम। क्या पैदा हुआ, खुर्रम, जो कि बनेगा आपका शाहजहां। यह था मोहब्बत का कीड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। बादशाह शाहजहां, तो बादशाह शाहजहां का जन्म जो हुआ वो किससे हुआ, जगत गोसाई से हुआ, और आगे चलकर यही बादशाह मुगल बादशाह बनता है। लेकिन इसके बाद इसने तीसरा विवाह भी कर लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तुम मत अपने दिल में लड्डू फोड़ो, ठीक है, कितना, एक, ठीक है। और वो भी हुआ तो हुआ, ना तो इस जमाने में जो है बड़ी डिमांड है भाई, ठीक है। तीसरा विवाह, अब याद रखना, अब इसने तीसरा विवाह भी कर लिया। किसने, बादशाह जहांगीर ने। तीसरा विवाह जो इसने किया, साहिब ए जमाल, इसकी पत्नी का नाम क्या था,
साहिब ए जमाल, साहिब ए जमाल, साहिब ए जमाल से पैदा क्या हुआ? इससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था परवेज। क्या नाम था? परवेज। ठीक है। हाँ, एक एक साल का गैप तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एक साल तो लेना ही पड़ेगा, एक साल का ऐसी। अब कहां तक डेटा याद करोगे? अब बच्चों के चक्कर में ना पड़िए उसके। अभी देखिए खुर्रम का विद्रोह कैसे होता है भाई। अभी देखिए, अभी और आएंगी दो, एक और पत्नियां हैं इसकी, अभी समझिएगा थोड़ा सा। आगे आगे चलिए, बड़ा मजे का टॉपिक है। हाँ, इनका पुत्र, इनसे जो पैदा हुआ था, साहिब जमाल से जो पैदा हुआ था वो परवेज पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? अब इसका चौथा विवाह देखिए। ठीक है, चौथा विवाह देखिए इसका। अब जहांगीर का जो चौथा विवाह हुआ था, मतलब कि था है या चतुर्थ कर लो, बात एक ही है। जब अरे भैया, बात ये नहीं चल रही। अब तुम पूरी जिंदगी एक पे अगर निकाल दो तो वो दूसरा कोई निकाल दे यार भाई, हैं? अब ये सच्ची मोहब्बत देखो, ये राजा बादशाहों के चक्कर में ना पड़िए। ये अपने बाप की गर्दन काट लेते थे गद्दी के लिए। समझ रही बात को? इनके 10,000 पत्नियां हो, 2,000 पत्नियां हो, जितनी मन चाहे वो उतनी पत्नियां रख सकते थे। उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो भी कुछ नहीं बोलती थी। आपको मालूम है, आपने अभी एक मूवी आई थी, वो उस पे बनी थी, वो राजपूतों के इतिहास पे, क्या नाम था उसका? पद्मावती। तो पद्मावती में देखा नहीं है, उसकी पत्नी थी और दूसरी वो उसके लिए लड़ रहा, युद्ध लड़ रहा दूसरी के लिए, है? आमेर के राजा राणा रावल रतन सिंह के जो उसने युद्ध किया, फिर उसको वो लेने के लिए आई तो उसकी पत्नी से उसने निकाल दिया, तो उसने कारागार में डलवा दिया उसको, पहली वाली को। तो यार इनकी कोई मोहब्बत थोड़ा ही ना होती है। अभी मोहब्बत देखना तो आप शाहजहां की देखना, और कल मैं आपको ताजमहल का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस मोहब्बत को देख के कोई रोना नहीं, नहीं तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना है। ठीक है, हाँ, ये पूरा ब्यौरा रहेगा। कल स्थापत्य कला हो, हल्के में मत लेना जहांगीर को, क्योंकि जहांगीर के अंदर एक क्वालिटी थी जो दुनिया के आज तक किसी इंसान के अंदर शायद नहीं मिलेगी। एक क्वालिटी, और हर व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होती है। जितने भी बच्चे बैठे हैं उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होगी। ठीक है, इसके अंदर ये क्वालिटी थी कि ये चित्रकारी जानते हैं आप? चित्रकारी इसको सबसे ज्यादा पसंद थी, अर्थात चित्रकारी का ये एक नमूना था। और ये कहता था, बादशाह जहांगीर चित्रकारी में इतना निपुण था कि इसका ये खुलेआम कहना था कि यदि कोई पिक्चर बनी हुई हो और उसकी आंख कोई बना के चला गया हो और उसकी पलकों पे कलर कोई और करके गया हो, कोई और चित्रकार, और उसके नाखून कोई और बना गया हो, तो इतनी निपुण था ये, इतना तेज था उसमें कि ये बता देता था कि फला कलाकार ने इसके अंदर कलर करा है इसके पलकों पर, और इसके नाखून किसी ने बनाए हैं, और इसकी आंख की पुतली कोई और बना के गया। ये इतना माहिर था कलाकारी में, चित्रकारी में केवल, याद रखना। तो ये कला होती है भाई। एक पिक्चर बनी हुई है, उसके अंदर जो है अलग अलग लोग बना के उसको डिजाइन करके गए, तो नाम बता देता था ये कि ये फला कलाकार की, और कोई नहीं बना सकता, ये बना सकता है, क्यों? इतना निपुण चित्रकारी के लिए जाना जाता है, प्रसिद्धि थी इसकी चित्रकारी के लिए। लेकिन अभी चौथा देखिएगा, चौथा विवाह जो हुआ इसका किससे हुआ? ठीक है, अब आपको बताएं, चौथा विवाह जो हुआ उस पत्नी का नाम रखा था इसने रखेल। क्या रखा था? जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो 1500 कितने में हुआ था? 1500 नहीं, 30 अगस्त 1569 को हुआ था। 69 नहीं, वो मैंने राज्याभिषेक बताया, वो मैंने उसका राज्याभिषेक बताया, याद रखना। मैंने जन्म शायद बताया नहीं अभी। इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को, लिख लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी के किले में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के किले में, अर्थात फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ 30 अगस्त 1569 को। ये लिख लीजिएगा, जन्म रह गया, लिख देता मैं उसमें जन्म वैसे। ठीक है, अगला क्या हुआ कि इसकी जो एक अन्य पत्नियों में आती है उसका नाम था रखेल, और रखेल से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था शहरयार। क्या नाम था इसका? शहरयार। सुना है आपने शहरयार का नाम? एक जहांगीर का एक पुत्र था शहरयार। ठीक है, इसका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा आपने। ठीक, अब ये चौथा विवाह भी हो गया। अब आप जो पांचवा विवाह पढ़ेंगे, पांचवा जो विवाह पढ़ेंगे अभी,
वो बहुत ही फेमस विवाह है इसका। अर्थात कहने का मतलब है, अब पांचवा विवाह जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नूरजहां से। किससे पढ़ेंगे? नाम सुना है नूरजहां का? ठीक है, तो यहां पर जो है मैं अब लिख देता हूं पांचवा विवाह, अर्थात नूरजहां को लिख देते हैं। किसको? नूरजहां। देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। नूरजहां की डिटेल्स बता दूं आपको, अगर आप बुरा ना लगे बता दूं। सब बच्चे रेडी है? बहुत बार सुना होगा, नूरजहां का नाम आता ही रहता है। कभी कभी कोई मुसलमानों में भी जैसे कोई बुरखा पहन के जाती है तो या तो फातिमा या नूरजहां कह ही देते हैं उनको, है ना। तो ये बड़े प्रचलित नाम है इतिहास के अंदर, फातिमा और नूरजहां। फातिमा कोई नाम नहीं है, वैसे फातिमा होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बहुत होता है। तुम्हारी मम्मी का नाम भी है क्या नूरजहां? किसी की? फुप्पो का? चलो कोई बात ना, कोई बात नहीं। नूरजहां, हसीना, करीना, सकीना, ये सब चलता रहे। अब आगे देखेंगे आप। इतिहास में थोड़ा सा मजाक ना लीजिएगा, क्योंकि अगर मजाक में रह जाओगे तो फिर यहीं रह जाओगे, मैं बीवाई कराता रह जाऊंगा, इसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। अभी आगे देखेंगे। देखिए बेटा, नूरजहां का जो वास्तविक नाम था उसका नाम सुना होगा आपने, इसका नाम था मेहरुन निशा। ठीक है, क्या नाम था? मेहरुन निशा। इसका जो मूल नाम था वो मेहरुन निशा था। जब 1611 में बादशाह जहांगीर इसे विवाह करके लाया था तो अपने महल में जब इसको रखा था तब इसको जो है उपाधि दी थी नूरजहां। नूरजहां इसका नाम नहीं था, नूरजहां क्या थी? इसकी एक उपाधि थी, लेकिन नाम क्या था इसका? मेहरुन निशा था। अब समझिएगा मेरी बात को। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि मेहरुन निशा के जो पिता थे उनका नाम था गियास बेग। क्या नाम था इसका पिता का नाम? गियास बेग, या समझ लेना। और इसकी जो माता थी, मेहरुन निशा की माता थी, उसका नाम था असमत बेगम। क्या नाम था बेटा? असमत बेगम। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, दोनों की क्वालिटी बताता हूं आपको। इधर ध्यान देगा, लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दोगे तो याद रहेगा आपको। ये तो उसमें डल जाता है, किसमें? यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो वहां से आप करेक्शन कर सकते हैं इसको। असमत बेगम जो थी, मैं आपको बताऊं, वो इत्र का नाम सुना है? इत्र की आविष्कारक थी ये, याद रखना, इत्र की आविष्कारक। सबसे पहले इत्र बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, आज जो हम इत्र लगाते हैं कपड़ों पर खुशबू के लिए, वो इत्र असमत बेगम ने फूल गुलाब की पत्तियों से जो है उसको तैयार किया था। समझ रहे हो? और ये ऐसा इस तरीके का इत्र बनाती थी असमत बेगम कि आज भी उस, मतलब वो इत्र तो नहीं है, लेकिन उसी इत्र से आज ऐसे इत्र बनाए गए हैं। इत्र की जो खोज है, इत्र जो बनाया सबसे पहले, वो असमत बेगम की ही देन है। समझ रहे हो? लेकिन इसके पिता जो गियास बेग है, वो वास्तविकता में जो है वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। वो कहां के रहने वाले हैं? वो है फारस। नाम सुना है फारस की खाड़ी? ये गियास बेग जो है ये फारस का रहने वाला था। अब फारस के लोग बड़े सुंदर होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो फारस के रहने वाले थे। फारस में एक अमीर सरदार के तौर पे ये रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो वहां से छोड़ करके इन्होंने भारत की तरफ आए। जब ये भारत की तरफ आए तो 1577 की ये घटना है, मैं आपको बता देता हूं। 1577 में जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो स्थिति खराब के कारण जो है ये इधर की तरफ, भारत की तरफ आए। उस समय भारत के अंदर आपने सुना होगा कि मुगल बादशाह अकबर का राज था। भाई उस समय तो अकबर बादशाह था, ठीक है। तो अकबर बादशाह के दरबार में आ गए। जब ये अकबर बादशाह के दरबार में आ गए तो तब ये कहां पर रहे थे, मैं आपको बताऊं। इसके पिता गियास बेग जो थे वो कंधार में रहे। कहां पर? आपको बता दें, कंधार। कंधार में रहे। जब वो कंधार में उस समय वहां पर रहे आकर के, तो हुआ क्या कि अकबर के संरक्षण में आ गए। अकबर ने क्या काम किया, कंधार के साथ में एक जगह, बराबर में एक जगह पड़ती है काबुल। नाम सुना है आपने? क्योंकि काबुल भी उसके अधीन ही था, मुगलों के अधीन था काबुल। उसने क्या काम किया, इसके पिता को काबुल का क्या बना दिया? दीवान बना दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? काबुल का दीवान किसको बना दिया? गियास बेग को। वो हाँ सही है, गियास बेग को बना दिया। जब गियास बेग को यहां का, उस समय कंधार के अंदर इसकी माता थी। किसकी माता? ठीक है, असमत बेगम। और असमत बेगम ने कंधार के अंदर जन्म दिया मेहरुन
निसा को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मेहरुन्निसा का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था आपको पता है? ठीक है, कहां पर हुआ बेटा? कंधार में। जब कंधार में मेहरुन्निसा का जो है जन्म हो गया, अब मेहरुन्निसा बड़ी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। समझ रहे? एक तो होती है सुंदर, एक होती ज्यादा सुंदर, एक होती बहुत ज्यादा सुंदर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं रानी पद्मावती के विषय में। जब कभी पढ़ते हैं, निकलवा दिया यार बादशाह खिलजी को पढ़ते तो मैं आपको पढ़ाता, बड़े मजे की कहानियां हैं, चित्तौड़ की विजय वगैरह। तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि जब कभी पद्मावती के, क्योंकि सिंगलदीप की कन्या थी, सिंगलदीप श्रीलंका की, समझ रहे हो, रावण रतन सिंह जो थे उसको जीत करके लेकर आए थे, वहां से जो स्वयंवर होता है, स्वयंवर में उन्होंने हासिल किया था उसको, रावल रतन सिंह ने तो जीत के लेकर आए थे। उसकी सुंदरता के चढ़ते थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है कि उसके बदन पे जब सूर्य पड़ता था कभी, तो सूर्य की जो चमक थी उसके बदन से कनेक्ट नहीं हो पाती थी, इतनी सुंदर उसकी प्रशंसा लिखी है उन्होंने। और इसीलिए वो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसे पाने के लिए वो पागल हो गया, बिल्कुल पागल, मतलब कि कहते हैं एक शब्द आता है नियत्तों के लिए, बावला, बिल्कुल पागल बावला हो गया वो। ठीक है, और उसने जो है कुछ नहीं सोची, पूरा साम्राज्य गवा दिया उसके चक्कर में, लेकिन आखिर में वो जौहर कर गई। राजपूतों की प्रथाएं रही हैं, राजपूतों ने जो कह दिया है वो कह दिया, मैं आपको बताऊं। और राजपूत होने के नाते आपने देखा आजकल की राजस्थान के आज कल्चर में अगर आप जाएंगे ना, तो आज भी आपको वहां की महिला कभी आपको मुंह नहीं दिखाएगी। आप रह करके देख लीजिए, वहां किसी महिला का मुंह नहीं देख सकते, घूंघट आज भी यहीं मिलेगा। और यहाँ का अगर दूसरे दिन कह दी ना कि थोड़ा हमारे मेहमान है, वो सब चचाताऊ लगते हैं हमारे, थोड़ा ससुर वगैरह रख ले हैं हमारे घर, तुम्हारे घर तो भले, तुम्हारा तो बिल्कुल ही नेचर खराब है, तुम तो ऐसे हो और तुम तो वैसे हो, हैं बड़ी हो पुरानी सोच के हो, सुधरोगे नहीं सुधरोगे जिंदगी में, है ना? तो बड़ी पुरानी सोच में लेके चली जाए, बस समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन वहां का कल्चर इस तरीके का, कल्चर यहाँ का भी है, लेकिन आज की मॉडर्न महिलाओं ने उसको बदलने की कोशिश में जो है सब कुछ उतार के तार तार कर दिया भाई। ठीक है, मैं बिल्कुल सटीक बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। राजस्थान का आज भी कल्चर ऐसा है कि वहां महिला का मुंह, कितने ही बड़े महाराज की बेटी हो और कितने ही छोटे आदमी की हो, कल्चर है तो है वहां का। और राजस्थान से आज भी महिलाएं सीखे, यही भारत का हिस्सा है और यही वो जगह है जहां पर विदेशी आक्रमणकारियों ने युद्ध लड़े हैं। यहाँ कोई मॉडर्न जमाना नहीं है, आपको बता दे कि बिल्कुल एकदम अलग हो गया है। हाँ, अंग्रेजों की बात करेंगे तो वो डिफरेंस है। ठीक है, अभी क्या बात चल रही थी? मेहरुन्निसा की बात चल रही थी। अब मेहरुन्निसा बड़ी हो गई, जब मेहरुन्निसा बड़ी हो गई तो उसके पिता ने सोचा कि चलो इसका विवाह कर दे, अभी नहीं होगा उससे विवाह, समझ लीजिए बात को। ठीक है, तो इसके पिता ने 1594 में, एक व्यक्ति था शेर अफगान जिसका नाम था अली कुली बैग। ठीक है, अब मेहरुन्निसा का जो है 1594 में जो विवाह हो गया, किससे हो गया मैं आपको बताएं, इसका नाम था अली कुली बेग। ठीक है, ये शेर अफगान था, इसके पास एक उपाधि थी शेर अफगान। ठीक है, ये शेर अफगान था और ये भी सुंदर था देखने में। ठीक है, तो 1594 में मेहरुन्निसा का जो विवाह था वो इससे हो गया। हुआ क्या कि जब इससे हो गया तो बादशाह जहांगीर जो था वो आपको बताएं मराठाओं से युद्ध करने के लिए जब गया, अर्थात मेवाड़ अभियान कह सकता हूं, मेवाड़ अभियान के लिए जब गया, तो 1607 में अकबर की मृत्यु के बाद में 1607 में वो क्या करा, इसको लेके चला गया। किसको लेके चला गया? अली कुली बेग को। इससे पहले उसने मेहरुन्निसा को नहीं देखा था, याद रख लेना, जहांगीर ने इससे पहले मेहरुन्निसा को नहीं देखा था। हुआ क्या कि 1607 में क्या करा कि इस अली कुली बेग की जो है 1607 में क्या कर दी गई, वहां पे रास्ते में हत्या कर दी। अब उसके पीछे ये नहीं हो सकता कि जहांगीर ने मरवाया, किसी ने अन्य ने मरवाया, ऐसा नहीं है इतिहास में, किसी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। कितने में? 1607 में। जब इसकी हत्या 1607 में कर दी गई तो उसके बाद में जो है जहांगीर को पता लगा, अब भाई एक बात बताइए, उसके अभियान में गया था लड़ने के लिए युद्ध, तो जहांगीर को लगा कि चलो इसकी जो विधवा पत्नी होगी उसको रुकैया बेगम की जो है हम महल के अंदर बुला के उसको रुकैया बेगम के किसमें खिदमत में लगा देते हैं। रुकैया बेगम की खिदमत में जो है बादशाह जहांगीर ने यह हुक्म कर दिया कि मेहरुन्निसा जो इसकी पत्नी है अली कुली बेग की जो है, रुकैया बेगम की जो है वो खिदमत करे महल के अंदर, वहीं रहे और खाए। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन जो था नवरोज का त्योहार मनाया जा रहा था। ये घटना है 1611 की। कब की? 1611 में। किस चीज का आपको बताएं? नवरोज पर। अब नवरोज जो त्योहार मनाया जा रहा था, आप जानते हैं नवरोज पारसियों का मनाया जाता है, लेकिन उस समय बादशाह भी उसको मनाते थे, क्योंकि उनके यहाँ पर जो है ये मुगल बादशाह जो थे हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते थे। फर्क क्या करते? अब इनकी माता तो है हिंदू और पिता कौन है? मुस्लिम।
तो फर्क ज्यादा कहां दिखेगा, है ना। तो हुआ क्या कि उस समय जब 1611 में नवरोज के अवसर पर, ये तो विधवा थी, उसके बाद में ये सज धस के आई होगी, जैसे आप शादियों में आप देखेंगे ऐसा बोला जाता है कि भाई शादी नहीं हो रही, इसे शादियों में लेके जाओ, कोई लड़की पसंद आएगी तो इसका वहीं से जो है जो भी है कार्यक्रम या जो भी इसका जो अंतिम संस्कार का सिस्टम होगा वो करवा देंगे, ठीक है। अब वो अंतिम संस्कार ही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। देख लो भैया, तो जब कभी ऐसा तो नहीं है घर घर जाके देखेगा कि मुझे शादी करनी है दिखाओ जी, है ना, तो जानते हुए एक बार में कड़क कड़क खत्म। लेकिन ऐसा होता है कि शादी विवाह समारोह वगैरह में, फेस्टिवल्स वगैरह में जाते हैं तो मतलब सब आते ही हैं तो देख लेते हैं, कुछ होता है मन, ऐसी है आजकल का माहौल है, इस तरीके का कल्चर है। ये 1611 में नवरोज के अवसर पर जब ये सज धस के आई, वहां पे बादशाह जहांगीर भी गया। जब बादशाह जहांगीर गया तो बादशाह जहांगीर की नजर जो है वो मेहरुन्निसा पे पड़ गई। बोले यार हैं, बोले ठीक है। अब 1611 में ही नेक काम में कोई देरी नहीं हो सकती। तो 1611 में बच्चों समझ लेना, 1611 में बादशाह जहांगीर ने मेहरुन्निसा से क्या कर लिया भैया, निकाह कर लिया और हो गई इसकी शादी, और महल में लाकर के इसका नाम रख दिया नूरजहां की, इसको उपाधि दे दी। अब नूरजहां, अब आपको लड़कियों के लिए बड़ा फेमस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नूरजहां जो थी वो बहुत तेज और तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब तेज, एकदम शार्प माइंड, ठीक है। अब तो लड़कियां मतलब बहुत ज्यादा तेज तो नहीं कह सकता, लेकिन इंस्टा और फेसबुक में जो है बेचारी जो है रह गई ज्यादा। सभी एक जैसी, मैंने पहले बोला है कि सब एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन माइंड ना तो महिलाओं के अंदर कम होता है ना पुरुषों के अंदर। ताकत के मसले में जो है पुरुष क्षमतावान होता है, मैं आपको बताऊं। माइंड के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं कह सकते कि उसमें कम होता है, क्योंकि मैं बुरा कह भी नहीं सकता है। ये बच्चे भी हमारी, क्योंकि माँ, हमारी माँ भी एक महिला है, हमारी बहन भी एक महिला है, तो इसलिए जो है सारे रूप हैं, महिला के सारे रूपों में देखी जाती है। ये सारे रूप मतलब के बामन विकराल रूप हो सकते हैं, ठीक है। अर्थात अबला नारियों के बारे में आपने सुना होगा, हमारे तथ्यों से पता लगता है, इतिहास के तथ्यों से पता लगता है, आपने सारे रूपों में देखा जाता है महिला को, है ना, ये नहीं देखा जाता, बताइएगा। तो यहां पर पता लगता है कि 1611 में जब इसका निकाह हो जाता है तो उसके बाद में जो है इसको सबसे ज्यादा कविताएं लिखने का शौक था। संगीत और चित्रकला में भी ये निपुण थी, क्योंकि वो उसका हस्बैंड जो दूसरा वाला था जहांगीर, वो उसको सिखाता था। लेकिन इसके पास सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आज की डेट में इसको जो है आधुनिक आविष्कारक माना जाता है। किसका? फैशन डिजाइनिंग का। फैशन डिजाइनिंग की पहली महिला थी ये। नहीं समझे आप मेरी बात? महिलाएं समझ जाएंगी, महिलाएं नहीं है, बच्चियां हैं ये, ठीक है। तो लड़कियां समझ जाएंगी कि फैशन डिजाइन की पहली आविष्कारक माना जाता है किसको? मेहरुन्निसा को। अर्थात लहंगे टाइप से जो भी होता होगा उस टाइम, उस पर जो है गोटा या जो टाइप का, मैं तो जानता ही नहीं हूं भाई, बेकार में कहूं, मैं फंसना नहीं चाहता इस चीज में, है ना। तो उस समय का फैशन डिजाइनिंग के जो कपड़े रेडी करने का इसको बहुत ही ज्यादा ज्ञान था, समझ गए। इसलिए आधुनिक आविष्कारक माना जाता है फैशन डिजाइनिंग का किसको? मेहरुन्निसा को। और मेहरुन्निसा ने क्या काम किया, इतनी तेज थी कि कश्मीर के अंदर जो शालीमार बाग और निशात बाग है वो इसी के द्वारा बसाए गए हैं। कश्मीर के अंदर शालीमार बाग है, आज भी है, वो मेहरुन्निसा के द्वारा अर्थात नूरजहां के द्वारा ही बसाए गए हैं। निशात बाग और दूसरा बाग कौन सा था? शालीमार बाग। ये दोनों बाग उसके द्वारा बसाए गए। दूसरी चीज, इसने अपना एक जो है क्या करा, एक अपना महिलाओं का गुट बनाया जिसका नाम दिया नूरजहां गुट, अर्थात नूरजहां गुंटा, ठीक है, ये इसने नाम दिया। और 1613 में, कितने में? 1613 में बादशाह जहांगीर ने नूरजहां के बाद इसको जो है पद माहिसी, याद रखना, पद माहिसी की एक उपाधि और प्रदान करी। क्या कर दिया इसको? पद माहिसी की एक उपाधि और प्रदान करी। किसको? मेहरुन्निसा को। अर्थात मेहरुन्निसा बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इतनी सुंदर होने के नाते जब बादशाह जहांगीर कभी जाता था या इसको देखने का मन करता था तो ये क्या करती थी? उसको झरोखा दर्शन दिया करती थी। झरोखा दर्शन जानते हैं किसको कहते हैं? झरोखा दर्शन कहते हैं, ठीक है, किसी चीज के आर पार से, जैसे खिड़की में से देख लेना, ठीक है, ऐसे इस टाइप से। अबे यार भैया यार, बादशाह अकबर ने शुरू करा था झरोखा दर्शन, में आपको बता ही चुका हूं, पहले लिखाया था मैंने, ठीक है। तो झरोखा दर्शन में ऐसी होता है झरोखा दर्शन
ठीक है, या परछाई को दिखा देना। पद्मावती ने क्या किया था, झरोका परछाई दिखाई थी पानी में, और वो परछाई को देख कर कि जो है उसने इतना बड़ा आमेर के चित्तौड़ के किले पर युद्ध कर डाला, है ना। तो झरोका दर्शन दिया करती थी किसको, बादशाह जहांगीर को। और हुआ क्या कि इसने जहांगीर से मतलब जहांगीर से पैदा नहीं थी, याद रखना, किससे, अली कुली बेग से एक पुत्री पैदा हुई थी इसके, जिसका नाम था लाडली बेगम। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या नाम था इसकी पुत्री का, लाडली बेगम। किसकी पुत्री थी वो, किसकी थी बेटा, मेहरुन निसा की। तो मेहरुन निसा की जो पुत्री थी लाडली बेगम, वो पैदा थी अली कुली बेग से। किससे पैदा थी वो, अली कुली बेग से। इसने क्या काम किया, मेहरुन निसा ने इस लाडली बेगम का जो विवाह था वो शहरयार से कर दिया। किससे कर दिया, वो शहरयार से कर दिया। नहीं समझे आप मेरी बात, अरे बच्चों ऊपर लिख रहा है ना शहरयार, ये किसका पुत्र था, जहांगीर का चौथी बेगम का पुत्र था शहरयार। परंतु क्या था कि मेहरुन निसा की जो बेटी थी लाडली बेगम, वो उसकी बहन नहीं थी वैसे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अली कुली बेग से पैदा थी, इसलिए जो है उसने शहरयार से इसका विवाह कर दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो यहां खत्म कर दूं इसकी कहानी, अब आगे चल लूं, ठीक है। अब आप सुनेंगे बेटा, यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस समय बादशाह जहांगीर गद्दी पर बैठा, समझ लेना मेरी बात, जिस समय बादशाह जहांगीर गद्दी पर बैठा तो इसके अंदर क्या था, उदार नीति। उदार नीति मतलब जो सब पर परोपकार करने वाला, मतलब सॉफ्ट नेचर से काम लेने वाला, तो ये व्यक्ति था। अब शुरू शुरू में जो उदार नीति और सहिष्णु व्यक्ति था ये, जैसे ही मुगल बादशाह की दिल्ली की गद्दी पर अर्थात आगरा की गद्दी पर यह बैठा बादशाह जहांगीर, इसने सबसे पहले क्या काम किया, जेल के अंदर जितने कैदी थे सबकी रिहाई कर दी, बोले सब जाओ अपने अपने घर, ठीक है। बैठने के बाद जेल के कैदियों की इसने रिहाई कर दी, जेल से मुक्त कर दिया। इसलिए बादशाह जहांगीर को एक उपाधि दिया गई है, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, न्याय प्रिय शासक। क्या कहा गया इसको, न्याय प्रिय। और न्याय प्रिय जब कहा गया, अर्थात जो है इसने क्या काम किया, मानसिंह जो इसका जो है मामा रहा है, आपने देखा ही होगा, मानसिंह को इसने 2000 का मनसब भी प्रदान कर दिया। ये इतना ज्यादा बिखर गया। और अबुल फजल, अबुल फजल का नाम सुना होगा आपने, अबुल फजल की हत्या जो थी वो इसी के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने करी थी। किसने करी थी, वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला जिंदा था, इसने क्या काम किया, जैसे ही गद्दी पर बैठा जहांगीर, इसने वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब दिया। मनसब क्या होता है, जैसे कि 2 गांव होते हैं, 4 गांव होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनका जो सारा टैक्स आगा वो आप रखेंगे अपने पास। तो एक एरिया के हिसाब से 4 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 400 गांव, ऐसे करके कि उसने क्या काम किया, इतने गांवों का जो टैक्स आगा, जैसे टैक्स लेंगे तो वो उनके पास जाएगा, टैक्स से उनका घर चलता रहता है ना। तो इस तरीके से इसने 3000 का मनसब जो है किसको दे दिया बच्चों, वीर सिंह बुंदेला को। और गद्दी पर बैठते ही आगरा के अंदर, आगरा किले से, आगरा किले के जो है बाहर एक शाहबुर्ज बना हुआ था। शाहबुर्ज जानते हैं कि जो एक बुर्ज बना हुआ था शाहबुर्ज, इसको शाहबुर्ज कहते थे। शाहबुर्ज क्या होता था कि जैसे किले से निकलेंगे तो एक बुर्ज था, ठीक है, बना हुआ, और वो अंदर तक जाता था। तो यहां से क्या था, यमुना नदी। यमुना नदी तो काफी दूर है। कौन आगरा गया है बताइएगा, किसने आगरा देखा, हाथ खड़ा कर, खड़े हो जाओ। आगरा किले से यमुना नदी तुमने देखा है क्या? क्या मोहब्बत की कोई कहानी तो नहीं है भाई? हाँ भाई, शाहरुख खान है, चलिए कोई नहीं। हाँ बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आगरा किला देखा है आपने? किले के अंदर तो गए होंगे। किले से यमुना कितनी दूर दिखती है? बिल्कुल पीछे ही है। देखिए ताजमहल के तो पीछे हो सकती है यमुना, लेकिन किले के आगे। जैसे यमुना ऐसे बह रही है, किला इधर से ऐसे, लेकिन ताजमहल जो है ऐसे है, यमुना पीछे है ना। देखो बच्चों बैठो, मैं सभी बच्चों से कहूंगा, दुनिया के दूर दराज के देश के लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। और ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में दूसरे नंबर का अजूबा। समझ रहे हो? कितने नंबर का? मलिक साहब कितने नंबर का है?
सेकंड नंबर का, उससे कुछ तो उसमें बात होगी भाई, कुछ तो बात होगी। पर मैं ये नहीं कहता कि सब देख के आओ उसको, लेकिन एक बार ऐसे किले, रहस्यमय किले माना जाता है इसको, देखने से ये लगता है कि यार उस जमाने में, कब 1600 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कितने साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो उतने साल पहले मतलब इस तरीके से नक्काशी करके उसको बनाया गया, आज भी वो दूध की तरह चमकता है, समझ रहे हो। तो बड़ा, मैं जब पहली बार उसको देखने के लिए गया हुआ था, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था लखनऊ से, मैं पहली बार लखनऊ से जो है मैंने कहा ताजमहल देख के आऊंगा, तो ऐसे ही लोवर और टी शर्ट में ही भाग गए थे हम, स्पोर्ट्स कपड़े पहन के। तो वहां करें यू आर स्पोर्ट्समैन, मैंने की यस, ठीक है। तो अच्छा लगता है, मतलब कभी कहीं जाते हैं तो पहली बार जब देखा तो थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन पहली बार हम अकबर किले में नहीं गए थे, क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि यहाँ अकबर किला भी है, समझ रहे। हमें बस ताजमहल का पता, उसे ही देख के हम बहुत खुश हुए, ताजमहल देख लिया। लेकिन अकबर किले जब हम दूसरी बार गए तो अकबर किला हमने जो देखा, तो किले से कहीं ताजमहल से ज्यादा मजा किले के अंदर आया घूमने में, ठीक है। तो बड़ा, मैं आपको बताऊं, ये उसी किले की कहानी है जो हम आपको अभी पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो शाह बुर्ज मतलब के शाहों का बुर्ज मतलब जहां पर वो बैठते थे, ठीक है। तो बादशाह जहांगीर ने क्या काम किया, एक न्याय की घंटी लगवाई थी। न्याय की घंटी का मतलब जानते हैं आप, न्याय की घंटी थी कि ये यमुना के किनारे पर से उसने बंधवाई, समझे क्या, सोने की जंजीर थी ये, क्या थी ये, सोने की जंजीर थी। और इसको जंजीर ए अदल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंजीर ए अदल, याद रखना, जंजीर ए अदल भी इसको कहा जाता है, जो बादशाह जहांगीर ने लगवाई थी। और ये इसलिए लगवाई थी उसने, ये पूर्णतः सोने की बनी हुई थी और इसमें 30 घंटियां लटकी हुई थी, और ये राजा जहां बैठता था उसके सिंहासन तक, बुर्ज तक जाती थी उसके, समझ रहे, यमुना किनारे से उसके बुर्ज तक जाती थी ये, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अर्थात अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूंगा तो ये 30 गज लंबी थी। कितने गज लंबी थी ये, 30 गज लंबी, इसके बारे में आता है, ये 30 गज लंबी थी। तो इसका मतलब इसलिए लगवाई थी उसने कि कोई व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जो राजा से नहीं मिलने दे रहा कोई, तो वो आकर के इस घंटी को बजा सकता है, मैं उसको डायरेक्ट अपने दरबार में बुला करके उसकी बात सुनूंगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब तो ऐसे राजा होते हैं, बात पहले सुनते हैं, पहले उस पर दलाली का जो है सिस्टम पहले फोकस कर लेते हैं कि इससे कितने रुपए मानने, नहीं बताओ, राजा हुआ करते थे तो ऐसा, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं भाई। औरंगजेब बादशाह का नाम सुनोगे ना आप, औरंगजेब बादशाह ने अपना जो है सेनापति मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक हिंदू लड़की पे उसकी गलत नजर थी, समझ रहे हैं बात को, काट दिया था, काट। तो ये बादशाह के उसके शासन की बात होती है, आपके जो एक तरीके से स्टैब्लिशमेंट थे वो। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना इतिहास रहा है, इनका अभी तुम उधार पढ़ोगे, अभी ये भी मारकाट करेंगे बाद में, ये क्या कम नहीं है, ध्यान रखना, सब ऐसे रहे हैं। तो मैं इतिहास में, देखिए बच्चों मेरी बात सुनिएगा, मैं कोई हिंदू मुस्लिम वाला तो व्यक्ति नहीं हूं, जो इतिहास के अंदर है वो मैं पढ़ाऊंगा, चाहे ये बुरे हैं तो मैं बुरा पढ़ाऊंगा, ये अच्छे हैं तो मैं अच्छा भी पढ़ाऊंगा। जहां इन्होंने अच्छाई का काम किया वहां अच्छा ही बताऊंगा, और जहां इन्होंने गलत काम किया वहां मैं इनको गलत बताऊंगा। किसी को एतराज है तो वो मुझसे डायरेक्ट टॉक कर सकता है, मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, सारे बच्चों को खुली छूट है, जहां से मन करे, जितना मन करे उतना पूछ डालो, मैं क्लास में बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, समझ रहे हो बात। तो अब यहां से सुनिएगा बात को, ठीक है, स्टार्टिंग करो। सोने की जंजीर, पहला आपने पूछा क्या है, पहला मनसब, मनसबदार, सूबेदार, जागीरदार, जागीरदार और प्लस दीवान, सारी चीजें बतानी है ना, यू आर रेडी, ठीक है, खड़े रहिए, आप बैठिए नहीं, ठीक है। मनसब जो होता था, सब समझ में आएगा, कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिला में 10 गांव हैं, कितने गांव हैं, 10 गांव हैं, ठीक है। तो होता क्या था कि उन गांवों की जो जागीरें थी वो सब, जैसे मैंने आपको सोच दिया कि 10 गांवों का टैक्स जो है, या तहसील के अंदर, जैसे आप तहसील था, तालुका होता है, या 10 गांव मान लीजिए, सीधा सीधा समझ में आएगा, 10 गांवों का जितना भी फसलों का जो भी वहां पर
गल्ला या बटाई या जो आपकी लागान से बैठेगा वो सब आप लेंगे। तो उस समय जो जमीनों की जो जागीरदारी होती थी वो मनसब कहलाती थी, कि एक मनसब एक गांव, दो मनसब दो गांव, है ना। तो उनका जितना लगान था वो मनसबदार ही लेते थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो मनसबदार था वहां का वो उसको लेता था। समझ रहे? जैसे अब तहसील में जमा होता है हमारा लगान खेतों वगैरह का जो होता है, वो ऐसे उस समय मनसब बटे हुए थे, वो उनको लिया करते थे। ठीक है। दूसरा आता है सूबेदार। सूबेदार होते हैं, आज भी होते हैं सेना के अंदर, जो सेना को, सेनापति के नीचे जो कंडक अलग अलग टुकड़ियों को डील करता है। एक तो होता है सेनापति, पूरी सेना का होता है। एक कहता है कि तुम उधर जाना है, तुम्हें उधर जाना है। तो जो उधर नेतृत्व कर रहा है वो सूबेदार है, जो अलग अलग तरीके से सेना की टुकड़ियों को जो नेतृत्व करेगा वो सूबेदार कहलाता है। तो उस समय भी जो है सेना के अंदर ये सूबेदार का पद हुआ करता था। आता है आपका जागीरदार। जागीरदार वो होते थे जो बड़े बड़े, जिनके पास जागीर है, जिनको बहुत बहुत बड़े जो है जागीर है, जैसे कि संभल, मुरादाबाद, ठीक है, और आपका गाजियाबाद तक जो है जागीरें दे दी जाती थी। जागीर कहते हैं जमीनों को। तो जो जमीनों के मालिक होते थे, ये जागीरदारी जो है ये अंग्रेजी शासनकाल में भी चला करती थी, है ना। तो ये जागीरदार वो होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा जागीरें राजा उनको दे दिया करता था। दीवान वो होते थे जो सेना के अंदर जो है कुछ लोगों पर, मतलब सॉरी, राजा के अकॉर्डिंग कुछ लोगों पर, जैसे कि मान लो अभी मैंने काबुल का दीवान आपको पढ़ाया, तो काबुल की जो सेना का संचालन था, जो काबुल की सारी देखरेख थी, उसका जो सिस्टम था, उससे जो टैक्स वैक्स लेना था, वो सारे दीवान का काम हुआ करता था, उसकी देखरेख करना। जैसे एक जिले को डीएम चलाता है, उस समय दीवान चलाता था, तो ये दीवान का काम था। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, आगे कहां चलेंगे? अब घंटी बज गई। ठीक है, अब जब इसने न्याय की जंजीर लगाई तो इसने अपने शासन के खिलाफ 12 अध्यादेश जारी किए। अध्यादेश जानते हैं आप? 12 अध्यादेश जारी किए। और इसने क्या काम किया? ये अध्यादेश तुजुके बावरी के अंदर जो है, अर्थात तुजुके जहांगीरी एक किताब है, सॉरी बावरी नहीं, तुजुके जहांगीरी एक किताब है जो जहांगीर के जीवन पर पे लिखी है, उसी किताब के अंदर ये है। 12 अध्यादेश जारी किए और इनने 12 अध्यादेशों में क्या काम करा कि जितनी भी मादक पदार्थ वस्तुएं थी, जो शराब थी, नशीली चीजें थी, सब पर पाबंदियां लगा दी। संपत्ति का उत्तराधिकार उसका ही पुत्र होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, उस पर आपका। और अगर किसी ने कम तोला, किसी ने कुछ करा, तो उसके नापकांड, उसकी सजा के अकॉर्डिंग नापकांड काटने की भी एक सजा इसने बना दी। जागीर और मनसब अगर आपके पास है तो उसके प्रमाण रखने के जो है, उसके कागजों को रखने की एक जो है सिस्टम इसने बना दिया। भूमि का प्रमाण और बंदियों की रिहाई, इसी तरीके से इसने 12 कानून जो थे वो वहां पर अध्यादेश जारी करके जो है क्या करा दिए, लागू करा दिए। और इसने क्या काम किया, इसके पिता का जो जन्म दिवस था वो रविवार था। अकबर का जो जन्म माना जाता है वो रविवार के दिन माना जाता है, तो एक तो रविवार, और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था बृहस्पतिवार को। समझ रहे? बृहस्पतिवार, जुम्मेरात, आज क्या है? आज बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो इसने रविवार और बृहस्पतिवार के दिन गो हत्या, अर्थात जो है पशु हत्या, जितनी भी पशु थे, चाहे गो हो या कोई भी पशु है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी इस दिन किसी भी तरीके का पशुवध नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ रविवार और बृहस्पतिवार के अंदर ये लगा दिया, इसने एक नियम कर दिया कि कोई भी इन 2 दिनों में जो है किसी पशु पक्षी को नहीं सताएगा, ना ही उसको मारेगा। और यदि कोई व्यक्ति उनको मारता है तो उनके लिए कठोर दंड की जो है इसने क्या काम करा, नियम और कानूनों को बना दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी अब इसके विद्रोह से शुरू होती है। सबसे पहले, अब देखिएगा, सबसे पहले आपका यहां पर पढ़ेंगे खुसरो का विद्रोह। आपने खुसरो का नाम सुना है? खुसरो का विद्रोह, ये समझिएगा, समझिए में खुसरो का विद्रोह हुआ था 1660 में। कब हुआ था बेटा? आपको बता दे, 1660 में खुसरो का विद्रोह पढ़िएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी सबसे पहली पत्नी का नाम क्या था? मानबाई। और मानबाई के पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? अरे तो बोलने में क्या शर्म लग रही है? मैं तुमसे कोई पैसे ले रही हूं पढ़ाने के? हैं? हाय अल्लाह, कहां मर जाऊं। अबे अमीर खुसरो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, या खुसरो साहब पढ़ा रहे हूं? खैबल खुसरो अलग है। अरे भाई, अमीर खुसरो कहां गया? अमीर खुसरो तो शायद दिल्ली सल्तनत में होगा, ये मुगलों में कहां से आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बच्चे हैं, अगर आप गलत नहीं पूछोगे तो, मैंने उस दिन भी बताया था कि यदि आप मुझसे गलत पूछोगे तभी तो मैं सही बता दूंगा, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे कंप्यूटर तो है नहीं मेरे पास,
कि डाला पट 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 गूगल की तरह सर्च मारा आ गया। मैं भी एक इंसान हूं, प्राणी मात्र हूं आपकी तरह, एक बच्चा ही हूं मैं भी, है? बताइए सर, बच्चा हूं ना? ठीक है, टीचर हूं। चलिए आगे चलें। अब खुसरो का विद्रोह देखते हैं। अब देखो इसकी औलाद ही इसके खिलाफ विद्रोह करेगी किस तरीके से। मैंने टाइम देख लो पहले कितना, 4 बज गए। कितने मिनट है? 15 मिनट। चलो खुसरो का विद्रोह निपटाते। वैसे भी मैं चुप कहाँ रहा हूँ जब से आया हूँ इस जगह, लेकिन इतना करने के बाद भी नहीं कवर हो पा रहा। चलिए ठीक है बेटा। अब देखिएगा खुसरो का, ये मानबाई का पुत्र था। कौन था ये? मानबाई का पुत्र। जब मानबाई अफीम खा के मर गई थी, समझे क्या बात, तो उस समय के बाद में ये अपने पिता का घोर विरोधी हो गया। क्या हो गया? विरोधी। जानता है कि यार मेरा पिता ऐबदार है, उसने तीसरी चौथी पांचवी खूब शादी कर रहा, तो ये जो था अपने पिता का विरोधी हो गया, कि क्योंकि माता से ज्यादा लगाव होता है पुत्रों को, है ना। और जो स्त्रियों का जो लगाव होगा माता से, जो लड़कियों का लगाव है वो थोड़ा कम होना चाहिए, पिता से ज्यादा होता है मेरे हिसाब से। बेटियों का पिता से ज्यादा लगाव होता है, माता से कम, और बेटों का जो है वो माता से ज्यादा, क्योंकि पिता जो है वो बेटी की बात सुनता है और माता जो है वो पुत्र की बात सुनती है ना। तो ऐसा कनेक्शन बिल्कुल रियल है जो हम बोल रहे हैं। बेटी को ज्यादा प्रेम करता है, बेटे को तो चल बे चल, ठीक है। इसी तरीके से होता है। ऐसा नहीं है बाप प्यार नहीं करता है औलाद को, औलाद जैसी भी हो बेटे को भी प्यार करता है, बाप गर्व भी करता है अपने बेटों पे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्यार नहीं करते हैं। लेकिन बेटियों की कुछ ज्यादा सुनी जाती है पिता के संरक्षण में, ये वास्तविकता है। अर्थात यहां पर आइएगा कि जिस समय मानबाई की डेथ हो गई, तो उस समय ये खुसरो जो है विद्रोही हो गया अपने पिता जहांगीर का। तो जहांगीर क्या करता था कि इस पर जो है क्या करता था, नजर रखता था। क्या करता था? जहांगीर खुसरो पर नजर रखता था। अब दोनों के बीच में जब मतभेद हुआ थोड़ा सा, तो मैं आपको बताऊं ये उस समय की बात है 1606 में। कितने में? 1606 में। कितने में बता रहा हूं मैं आपको? 1606 में जो खुसरो था वो आगरा के किले से भाग गया, अपने पिता के पास से भाग गया। समझ लेना, बिल्कुल बड़े अच्छे से समझ में आएगा तुमको। अगर अभी भी नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या हुआ? खुसरो आगरा के किला जो था वो मुगलों का, समझ लो पूरे भारत का संचालन केंद्र था। मुगलों की शक्ति जो थी, अर्थात मुगलों की जो राजधानी थी वो आगरा थी, और वो आगरा से बैठकर के संपूर्ण हिंदुस्तान पर राज किया करते थे, ठीक है। तो ये जो था 1606 में जो है खुसरो क्या हुआ, ये आगरा से क्या हुआ बेटा आपको बता दें, भाग गया। क्या हो गया? ये आगरा से भाग गया। और जब ये आगरा से भागा, किससे? जहांगीर से। जहांगीर इस पर नजर कड़ी रखता था, तो ये पहुंचा सबसे पहले मथुरा, क्योंकि आगरा के बराबर में ही पड़ता है। क्या पड़ता है? मथुरा जो है वो आगरा के बराबर में पड़ता है, और ज्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 35-40 किलोमीटर की होगी ज्यादा दूरी। ये मथुरा पहुंचा, और मथुरा पहुंचने के बाद इसने हुसैन बेग और अब्दुल रहीम के साथ में 3000 घोड़ों की एक सेना तैयार करी। क्या करी? एक 3000 घोड़ों की एक सेना तैयार करी इसने, खुसरो ने। और सेना को तैयार करने के बाद ये वहां से जो है मथुरा से सीधा जो है कितने, 3000 घोड़ों की 3000 इसने जो है अश्व रोही जो है तैयार किए। और तैयार करने के बाद ये जो है सिख गुरु, आपने सुना होगा सिख गुरु, अर्थात कौन से? 5वें। और ये 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, नाम सुना है आपने। तो हुआ क्या कि खुर्रम जो था भाग करके मथुरा से उनको साथ में जोड़ के, ठीक है, और सीधा जो है सिख गुरु 5वें गुरु अर्थात गुरु अर्जुन देव के पास में जो है ये पहुंच गया। समझ रहे हैं मेरी बात? किसके पास पहुंचा? अर्जुन देव को जहांगीर ने ये खबर भिजवाई कि उसको संरक्षण ना दिया जाए। क्या बोला वो? कि मेरे पुत्र को संरक्षण नहीं दिया जाए। किसको खबर भेजी है? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को ये खबर उसने भेजी। लेकिन हुआ क्या कि उस समय अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव जो थे, वो कहां पर थे? आपने सुना होगा तरन तारन, नाम सुना है आपने? तरन तारन एक जगह है ना। तो ये भाग करके जो है सीधा इनके पास तरन तारन पहुंच गया। अभी आपने देखा होगा कि जो सिख धर्म है
मैं आपको कनेक्शन करके बता देता हूं कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के बहुत सारे जो उनका मेन ग्रंथ लिखा हुआ है, गुरमुख लिपि में लिखा हुआ है, उसके अंदर जो है मुसलमान कम्युनिटी के बारे में भी लिखा है, और उसके कहीं ना कहीं श्लोक जो है, आपने बाबा फरीद का नाम सुना होगा, बाबा फरीजुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि, ये नाम है पूरा उनका। कलियर में जो साबिर पाक का नाम सुना है, सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत है साबिर पाक कलियरी। तो बाबा फरीजुद्दीन जो थे गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि, वो साबिर पाक के मामा थे। कौन थे वो? मामा। किसी कोई कलियर गया होगा तो आपने देखा एक ऊंचाई पे जाके एक मजार है बना हुआ, इधर जारत बनी हुई है उनकी, ठीक है, हाँ, बड़े इमाम साहब कहते हैं उनको, है ना। तो वो जो है वो कौन है पता है आपको? वो साबिर पाक के मामा है, अर्थात वो गुरु नानक के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। समझ गए बात? ना सुने? अबे मेरे भैया यही है, बाबा फरीद गंज शकर जो रहमतुल्लाह अलैहि हैं, वो यही है। कहां है? किसका? 12 फरीद गंज शकर। कितने कितने हैं बाबा फरीद गंज शकर भारत में? वैसे कितने हैं आपको हम बताएं? ये वही बाबा फरीद है, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि इनका दिल्ली निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे हैं। ये पाकिस्तान से उस समय कनेक्शन नहीं था। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि अभी आप करबला देखेंगे, करबला बगदाद में भी है, करबला अफगानपुर में भी है, करबला मुरादाबाद में भी है। अब आप देख लीजिए सही करके, मेरे हिसाब से तो यही है, मैंने जितना पढ़ा है वो यही है गंज शकर। बाबा फरीद की मजार है वहां कलियर में, आप सुनेगा, ठीक है, आप देख लेना। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, और इनका स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन रहा है, मैंने पढ़ा। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पंजाबी वहां पहुंचता भी है। अगर आप माइंड करेंगे तो बाबा फरीद की मजार पे अभी कलियर चले जाइए, वहां पर मुसलमानों का कुछ ही कम पंजाबी मिलेगा आपको। तो इन्होंने जो गुरमुख लिपि आपने सुना होगा, नानक साहब की जो है, इन दोनों की जो है एक ही बात रही है, इसलिए कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है मुस्लिम लोग भी सब सिखों के साथ में जोड़ लेते हैं। तो तरन तारन जो है वो सिख गुरु 5वें अर्जुन देव खुसरो जो है भाग करके वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद खुसरो को उस समय क्या हुआ, गुरु अर्जुन देव ने आर्थिक मदद दी। इसको क्या करा? आर्थिक मदद दी, और एक आशीर्वाद भी ऊपर से दे दिया। क्या करा? आशीर्वाद दे दिया। ये बात बादशाह जहांगीर को पता लग गई, और बादशाह जहांगीर को जब पता लगी तो बादशाह जहांगीर जो है किसके दुश्मन हो गए? गुरु अर्जुन देव के दुश्मन हो गए। और उन्होंने क्या काम किया उस समय? होता क्या है कि खुसरो उनका आशीर्वाद पाकर के, किसका? गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद पाकर के लाहौर की तरफ चला जाता है। तरन तारन से किधर आ जाता है वो? लाहौर की तरफ आ जाता है। बच्चों मैं आपको बताऊं कहां पर आ जाता है? लाहौर, ठीक है। जब वो लाहौर की तरफ आता है, लाहौर पर आक्रमण करता है, तो जैसे ही लाहौर पर आक्रमण करता है तो बादशाह जहांगीर जो है खुसरो को पराजित कर देता है, और खुसरो जो है यहां से क्या होता है? भाग जाता है। समझ रहे क्या होता है यहाँ पे? खुसरो क्या होता है बेटा आपको बताएं? खुसरो जो है भाग जाता है, और भागने के बाद जब खुसरो यहां से भागता है लाहौर से, तो खुसरो को जो है वो चेनाब नदी, क्योंकि पराजित होकर भागता, तो चेनाब नदी के तट पर क्या होता है? नदी के तट पर, चेनाब नदी के तट पर जो है जहांगीर इसको पकड़वा लेता है। किसको पकड़वा लेता है? ठीक है, खुसरो को। और पकड़वाने के बाद इसको क्या करता है? बंदी गिरह में डाल देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? बंदी गिरह के अंदर जो है वो डाल देता है कि इसको बंदी गिरह में डाल दो। कुछ समय के बाद उसके जितने साथी पकड़े जाते हैं, कितने साथी? जो खुसरो के साथ उसके साथी पकड़े गए, उनको तो हाथों हाथ मृत्यु दंड दे दिया गया। और होता क्या है कि जहांगीर ने जब इसको बंदी गिरह में डलवा दिया, तो कुछ समय तक ये बंदी गिरह के अंदर पड़ा रहा, वहीं अंदर रहा, और उसके बाद में क्या काम करा कि इसको जहांगीर ने अंधा करवाकर इसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ठीक है, बंदी गिरह में ही इसकी हत्या करवा दी, मतलब अपने पुत्र की हत्या बंदी गिरह, क्योंकि इसका पुत्र इसका दुश्मन हो गया। ठीक है, इसने जब हत्या करवा दी, हत्या करवाने के बाद इसके बाद जहांगीर ने क्या काम करा? गुरु अर्जुन देव पर जो है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव टारगेट हो गए थे, उसने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्या करा आपका? क्योंकि उस समय मुगल बादशाह था, तो 2 लाख का जुर्माना जो है किस पर लगवाया? गुरु अर्जुन देव पर जो है लगवा दिया। और उनको इतनी यातनाएं दी, इतना प्रताड़ित किया
गुरु अर्जुन देव को इतनी यातनाएं दी, इतना प्रताड़ित किया कि 30 मई 1606 को रावी नदी की में नहा रहे थे बेचारे ये, उसमें क्या हुआ कि नहाते हुए ही वो उस नदी में जो है वो बह गए। अर्थात ये भारतीय इतिहास में लिखा जाता है कि ये जहांगीर ने उनको मृत्यु दंड दिया था, मतलब उनको बहाना था, उसको नदी के रावी नदी में नहला रहे हैं यार उनको, है ना, तो हो सकता है उनको किस तरीके से, इतिहास में तो यही लिखा है कि 1606 में उनकी यातनाओं के द्वारा रावी नदी में जिस समय जो है गुरु अर्जुन देव नहा रहे थे, वो उसी रावी नदी में जो है वो बह गए थे। और यहां पर जो है खुसरो का जो है पूरी तरीके से जो है विद्रोह जो है समाप्त हो गया, ये तो दबा दिया। अब होता क्या है, इसका बेटा जो खुर्रम था, कौन था वो? खुर्रम, अर्थात कहने का मतलब है शाहजहां जो खुर्रम था, अब उसका विद्रोह हो जाता है। अब देखिएगा आप लोग, खुर्रम जो कि सबसे योग्य पुत्रों में से एक माना जाता है, क्या बोला मैं? सबसे योग्य पुत्रों में से एक माना जाता है, मिटा दूं इसको, ठीक है। अब आता है खुर्रम। खुर्रम कौन था बेटा, आपको बता दें, खुर्रम था शाहजहां। सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसको जो है अभी वैसे ही सजाता हूं, 5 मिनट हैं। देखिए 1621 में बादशाह शाहजहां ने खुर्रम को क्या करा, अपना वायसराय बनाया। सॉरी, जहांगीर ने 1621 में बादशाह शाहजहां अर्थात खुर्रम को, इसको छोड़ दें, खुर्रम नाम छोड़ करके शाहजहां आ जाइए, है ना। शाहजहां को 1621 में इसने क्या काम किया, दक्कन जानते हैं आप, दक्कन, दक्कन का 1621 में बादशाह जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को क्या करा, वहां का वायसराय बनाया। जब वायसराय बनाया तो दिल्ली, मतलब जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या काम किया, मलिक अंबर, बीजापुर, गोलकुंडा और यहां के सुल्तानों को जो है क्या कर लिया, इसने आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया। किसने? बादशाह शाहजहां ने, क्योंकि बादशाह शाहजहां इसके सबसे योग्यतम पुत्रों में से एक माना जाता है, वो सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट था। 1622 में ईरान के शाह अब्बास ने क्या काम करा, जो कंधार था, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कंधार, शाह अब्बास ने, ईरान के शाह अब्बास ने जो है वहां पर अटैक कर दिया और वहां पर जो है अधिकार कर लिया, ठीक है। नूरजहां ने क्या काम करा, नूरजहां चाहती थी कि जो है किसी भी तरीके से जो खुर्रम है अर्थात शाहजहां है वो मारा जाए, क्योंकि वो इसकी दुश्मन हो गई थी, क्योंकि ये सबसे योग्य पुत्रों में से एक था। तो हुआ क्या कि जब कंधार पर जो है ईरान का एक शाह था अली अब्बास, उसने जब अटैक किया तो उस अटैक में जो है उसने जहांगीर से मना किया कि आप मत जाइएगा, ठीक है। उसने क्या सलाह दी कि आप जो है खुर्रम को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजिएगा। कंधार पे जो भेजने के लिए किसने बोला? नूरजहां ने कंधार पर जो विद्रोह दबाने के लिए किसको बोला कि आप खुर्रम को भेज दीजिएगा। लेकिन बादशाह शाहजहां बहुत चालाक था, क्योंकि योग्य था तो चालाक था, बहुत स्टैब्लिशमेंट था। उसने क्या काम किया कि इस आदेश को मानने से अपने पिता के क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। उसको पता था मैं वहां जाऊंगा या तो मैं मारा जाऊंगा या फिर जो है किसी तरीके से मुझे यहां तक आने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो बहुत चालाक था और उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उस समय बादशाह जहांगीर ने कहा कि आप अपनी सेनाएं दक्षिण से हटा लो, ठीक है। दक्षिण में जो सेनाएं थी बादशाह शाहजहां की, उन सेनाओं को यह आदेश जहांगीर ने दिया कि आप दक्षिण से अपनी सेना को जो है यहां से हटा लो। और जब सेना हटाने का आदेश दिया तो इसी बीच जो धौलपुर की जागीर थी, धौलपुर जो बराबर में पड़ता था, क्योंकि उस समय धौलपुर, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये धौलपुर, ठीक है। तो धौलपुर की जो जागीर थी उसका जो दामाद था कौन था, वो शहरयार था। शहरयार कौन था? वो नूरजहां का दामाद था और नूरजहां इसको अपने पुत्र के रूप में मानती थी। तो ये धौलपुर की जो जागीर थी वो शहरयार को दे दी गई, जबकि इस बात से जो है चिंतित नहीं था बादशाह शाहजहां, ठीक है। जब उसको दे दी गई तो वो समझ गया कि इसका मतलब है कि ये जो सारा साम्राज्य है नूरजहां चाहती है कि मेरे दामाद शहरयार को मिल जाए, अर्थात मुगल जो सल्तनत की गद्दी थी वो शहरयार को चाहती थी, कौन? नूरजहां, ठीक है। लेकिन दिमाग से कौन मजबूत था? दिमाग से मजबूत था बादशाह शाहजहां। उसने क्या काम किया, खुर्रम जो है यहां पर जो है असंतुष्ट हो गया अपने पिता की बातों से और उसने 1623 में अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। बोले चलो कोई बात नहीं, अब हम अपने पिता के, क्योंकि उसका पिता जो है वो नूरजहां की बात को टालता नहीं था,
नूरजहां की बात को क्यों टालता? ठीक है, तो उस समय जब उसने अपने पिता के खिलाफ जो विद्रोह किया, तो विद्रोह में क्या हुआ? पराजित हो गया, क्योंकि बाप बेटे से लड़ रहा है, तो बेटा तो जब बाप जिंदा है तो यार कैसे जीत जाएगा, है ना? भले ही ताकत में आपस में लड़ ले, वो बात अलग रही, लेकिन जो है वो जीत नहीं पाएगा। उसने क्या काम किया, जैसे ही वहां आया तो उसने पराजित कर दिया, परंतु क्या हुआ कि वो असफल हो गया। बादशाह शाहजहां इसमें असफल हो गया। बादशाह शाहजहां को लगा कि यार मेरे बस की नहीं है। उसने क्या काम किया, फिर इलाहाबाद पर जो है, इलाहाबाद की बराबर में ही बुरहानपुर एक गांव पड़ता है, ठीक है, तो उसने वहां पर इलाहाबाद पहुंचा और वहां पर जो है अपने पिता से क्या करा कि यार अगर मैं लड़ाई करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। ये बात कंफर्म हो गई थी बादशाह शाहजहां को, और उसने अपने पिता से क्या काम करा, माफी मांगी कि मैं आपके खिलाफ विद्रोह नहीं करता हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो बादशाह जहांगीर ने उस माफी के बदले में 2 शर्तें लगा दी। किससे? बादशाह शाहजहां से। पहली शर्त यह थी कि रोहतास और असीरगढ़ 2 जगह थी जीती हुई, एक छोटे सूबे थे, असीरगढ़ और रोहतास, ये दोनों के दोनों मुझको दिए जाए। और वो किस लिए? शहरयार को देना चाहता था, है ना? तो बादशाह शाहजहां ने कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बोले दूसरी शर्त मेरी यह है कि दारा सिको और औरंगजेब दोनों के दोनों पुत्र मेरे पास रहेंगे। किसने कहा? यह बादशाह जहांगीर ने बादशाह शाहजहां से कहा कि तेरे दोनों पुत्र, एक तो औरंगजेब और खुर्रम, ये दोनों पुत्र किसके थे? बादशाह शाहजहां के थे ना? थे। आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, कल आप पढ़ लेंगे इस चीज को। तो इन दोनों को और इन तीनों को रखने का जो है अपने पास इसने जो है दरबार में बुलवा लिया और रखवा लिया। और उसके बाद में केवल बालाघाट एक जगह थी जो कि केवल और केवल उसके जीविकोपार्जन चलाने के लिए जो है बादशाह शाहजहां को दे दी, और अन्यथा उसके हाथ से सारी जो है शक्तियां जो है वो छीन ली गई। और यहां पर 3 साल के अंत के बाद में दोनों के बीच में महावत खां के द्वारा आपस में बोलचाल करा दिया गया। और यहां पर अभी पूर्ण तो नहीं होता है, बाकी हम कल करेंगे पूर्ण तो इसको, लेकिन यहीं पर जो है आपका टाइम हो गया, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब बादशाह शाहजहां की बात कल करेंगे, ठीक है बेटा।